नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गुजरात का वडोदरा शहर, और वडोदरा शहर को कहा जाता है कला नगरी, क्योंकि यहाँ हर क्षेत्र के कलाकार आपको देखने मिल जाते हैं। अलग अलग कलाकारों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वडोदरा को खूब गौरव दिलवाया है। और हाल ही में फिर एक बार कुछ ऐसे आर्टिस्ट, जिसे आर्टिस्ट नहीं कहा जा सकता, न्यू कमर आर्टिस्ट, और वो भी नेशनल स्तर पर जब वडोदरा का नाम ऊंचा करते हैं तो वो वीएनएम के जरिए आप तक तो हमेशा पहुंचनी ही चाहिए। वीएनएम ने हमेशा कलाकारों को एक्सपोजर दिया है। वीएनएम का प्लेटफॉर्म हमेशा हमने आर्टिस्ट के लिए खुला रखा है, क्योंकि कला नगरी में जब हम रहते हैं तो वीएनएम खुद का, कलाकारों का खुद का अपना चैनल है। हाल ही में शिमला में एक राष्ट्रीय स्तर की नाट्य प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और उसमें वडोदरा की कुछ महिलाएं, जो है तो 55 से करीबन 60-63 साल की, लेकिन इस एज ग्रुप के होने के बावजूद उन्होंने शिमला में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में तीसरा स्थान हासिल किया है। वहां ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट थे जो बहुत ट्रेंड थे, जो सालों से थिएटर के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन हमारा जो भारतीय समाज है वो हमारे साथ जुड़ी हुई जो चीजें होती है उससे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। और ऐसा ही एक बहुत इंटरेस्टिंग नाटक लेकर वडोदरा का एक ग्रुप शिमला गया और तीसरा नंबर उन्होंने हासिल किया है। इनके हाथों का एक मनोरंजन बन गया है। क्या पहले मोबाइल नहीं था तो हमारा काम नहीं होता था? पहले मोबाइल नहीं था तो हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं रहते थे। इतना ही नहीं, कार चलाते चलाते रास्ता क्रॉस करने के टाइम में भी इनकी आंखें मोबाइल में ही चपकी रहती है। सर मेरा मोबाइल। नाटक से जुड़े हुए दो मेहमान मैंने स्टूडियो में आमंत्रित किए हैं, आपको उनसे जरूर मिलवाएंगे। मेरे साथ है बीना जोशी। बीना जोशी मैम राइटर हैं, डायरेक्टर हैं इस पूरे नाटक की, और उन्होंने ही मेहनत कर ऐसे लोगों को तैयार किया है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया था। और मेरे साथ है मनीषा राडिया जी, वो आर्टिस्ट रही हैं इस नाटक में। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैम बहुत बहुत स्वागत है पूरे वडोदरा की ओर से। थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत बेहतरीन नाटक, अब मैं बहुत ज़्यादा पर्दे खुद नहीं उठाऊंगी, क्योंकि जब नाटक जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने अदाकारी की है, वो ही मेरे साथ हैं। बीना मैम, सबसे पहले तो आपसे शुरू करेंगे। आप राइटर रहीं, डायरेक्टर रहीं, कैसे ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके मन में आया कि चलिए कुछ करके नेशनल स्तर पर सीधे चले जाते हैं? ऐसा कोई प्लान बहुत नहीं था, लिखा था। मोबाइल को मैं देखा करती थी सब जगह, और मेरी फ्रेंड्स मेरी उम्र की है चारों तरफ, और उनमें से कोई भी आर्टिस्ट नहीं है थिएटर आर्टिस्ट। जी जी जी। तो मुझे लगा कि सबको मैं कहीं भी मिलती हूँ, मोबाइल तो होता ही है उनके साथ, उनको बातें कम करनी है, रील करना है, ये सॉन्ग है, वो फिल्म है, फैशन है, ऑनलाइन शॉपिंग है, तो चलो ये इस पे ही करते हैं। इससे पहले मैं बहुत अलग अलग चीज़ों पे लिख चुकी हूँ, कर चुकी हूँ। एक्सपेरिमेंटल प्ले ज़्यादा मैं एक्सपेरिमेंटल प्ले करती हूँ जी। तो लिखा और फिर करीब 24 औरतों को तैयार किया। अच्छा। उसमें से मेरे साथ 11 रही। सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं, पर्सनल होते हैं, और ये एज ऐसी है कि घर में रहना पड़ता है, और दे आर नॉट फ्रॉम थिएटर, सो दे विल नॉट अंडरस्टैंड द डेडिकेशन, और एक कॉन्फिडेंस भी जब आना जरूरी होता है। यस। तो इन्होंने मेरे साथ काम किया, बहुत डांट लगाई, बहुत स्ट्रिक्ट थी, बुलाती थी, क्योंकि स्क्रैच शुरू करना था, कंपटीशन के लिए जा रहे हैं, और नेशनल लेवल पे, तो लगना नहीं चाहिए कि ये लोग ऐसे आ गए हैं। तो लिखा भी इतना सिंपल सा। हाँ, इश्यू मेरा बहुत ही स्ट्रांग था मोबाइल, लेकिन जो मेरा फॉर्म था वो मैंने बहुत ही कॉमन, नॉर्मल, लाइट वर्जन, लाइट एकदम, कि उनको तकलीफ ना हो इनको करने में, समझाने में और समझने में भी। यस यस। तो वो हिसाब से मैंने इनको देख देख के ही लिखा है, और उन सबको ऐसे रोल दिए जो हकीकत में वो नहीं है। तो उनको मजा आया कि कुछ रोल कुछ और करते हैं। अगर ये मेरी फ्रेंड है मनीषा, 35 साल से हम दोस्त हैं, वो बाजू में भी अगर बोलेगी तो आपको नहीं सुनाई देगा, इतनी वो सॉफ्ट है और स्लो भी। तो उसको मैंने लीडर का रोल दिया, उसको गुजरात की लीडर बनाई। तो उसको आवाज निकालना, पहले तो उसको मैंने गुस्सा किया, उस पर इतना गुस्सा किया, उसको चिल्लाने को बोला, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज निकली। मतलब ऐसे ही मैंने हर एक रोल को तैयार किया। जिसने कभी डांस नहीं किया उससे डांस करवाया, गाना नहीं किया तो गाना बोला, फिर एक नॉर्थ इंडियन को लिया, उसको गरबा करवाया। तो लाइक ऐसे करके एक वो इश्यू मैंने प्रेजेंट किया, और वेरी वेल कंसीव्ड, बहुत मजा आया सबको।
और नाटक 35 मिनट में खत्म हो गया, लेकिन सबको पता नहीं चला कि नाटक हो गया। अच्छा, लाइक इट वाज दैट कैप्चरिंग। मतलब एंट्रीज आती थी, कोई एग्जिट नहीं था मेरे नाटक, एंट्री। और 11 को स्टेज पे लाना, 11 को तैयार करना औरतों को। एक हीरोइन होती है ना, मैं हीरोइन हूँ, बहुत सारे प्लेस किया है, मुझे पता है कि मुझे संभालने में आना जाना, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम, मेरा मेकअप, मेरे कपड़े, कितने 11 का। तो लाइक बहुत बार ऐसा हो कि नहीं जा रही हूँ मैं, या मेरे से उम्र में जो बड़े थे उनको डांटना खराब लगता था, लेकिन वो मुझे करना था क्योंकि आई वांटेड बेस्ट, यू नो, बड़ौदा, कला नगरी, और संस्कार का काम भी करना है, कुछ भी नीचा नहीं जाना है, ना डायलॉग में, ना एक्शन में, ना कम्युनिकेशन में। आई वाज वेरी मच क्लियर। तो बहुत सिंपल सा प्ले किया, लेकिन बहुत लोगों ने वो, और क्लैप्स भी मिले। हम बाहर निकले तो सबको कैरेक्टर से सब बोलते थे, लाइक ये लीडर क्या, तो कैसे हो लीडर जी, कोई वो था कि ये था। और मैंने ही पीछे सब ऑपरेट, मैं मेकअप मैन, मैं कॉस्ट्यूम, सब कुछ मैं अकेले करती थी, क्योंकि 12 जन का भी जाना, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी। तो वी वेंट, वी दी 11 खिलाड़ी मेरे खेले, बहुत ही अच्छा खेले और आए जीत के। और ये वर्ल्ड कप जीतने जैसी खुशी देखने मिल रही है, क्योंकि ये वडोदरा का जज्बा है। आर्टिस्ट, वडोदरा का जो आर्टिस्ट होता है, कहीं भी जाकर अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि उसमें वो जज्बा है कि हम कला नगरी से जुड़े हुए हैं, हम संस्कार नगरी से जुड़े हुए हैं। तो कला और संस्कार के साथ साथ जितना बेस्ट दे सके इन्होंने दिया। और मनीषा जी भी मेरे साथ है। मनीषा जी, आप कभी थिएटर आपने कभी किया नहीं, जब ये नाटक करने की बात आई तो सबसे पहला ख्याल मन में क्या आया? पहले तो मैं डर गई। डेफिनेटली यस। डर गई, कैसे होगा मेरे से, लेकिन बिना मेरी फ्रेंड है तो मैंने हिम्मत की कि नहीं, वो है तो मैं जाऊंगी जी। तो इसलिए मैं गई और मैंने अपना बेस्ट दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मनीषा जी, आपके बारे में ज़रूर थोड़ा सा जानना चाहूँगी, क्योंकि जब भी महिलाएं आती है जो घरेलू हैं, घर में रहती हैं, सालों से घर है, जन्म हुआ, पढ़ाई होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बस उसी में ज़िंदगी कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। आपके बारे में बताइए, कहाँ से हैं और अब तक का सफ़र कैसा रहा? मैं सौराष्ट्र से हूँ, राजकोट से, और मेरी शादी हुई बड़ौदा में। बड़ौदा मुझे अब राजकोट से भी बहुत अच्छा लगता है। बड़ौदा जो आता है उसको हमेशा बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता। और फिर मैंने यहाँ पे वो विशारद किया वोकल में। अच्छा, मतलब आप संगीत की संगीत की, और सुगम संगीत भी मैंने किया हुआ है। और फिर अभी ड्रामा किया, तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी कुछ भी कहो मैं कर सकती हूँ। कर सकते हैं, वाओ, दैट्स अ स्पिरिट। बहुत अच्छी बात है। खासकर मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है, बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन अपने सपनों को, अपने टैलेंट को, कला को कहीं ना कहीं वो जो शादी के बाद जो जूड़ा हम बांध के घर में काम में लग जाते हैं, उसमें सब कुछ बंद जाता है और वो सपने पीछे छूट जाते हैं। लेकिन एक एज ऐसी आती है जब आप थोड़े से फ्री होते हैं, आप अपने आप के लिए समय निकाल सकते हैं, और ऐसे ही समय का उपयोग कर इन महिलाओं ने एक बेहतरीन मोबाइल किटी नामक नाटक किया। मैम, इसमें क्या दिखाया गया था बीना मैम, जो इतना इंटरेस्टिंग रहा और इन लोगों को तैयार किया? क्या क्या छोटे छोटे पार्ट आपने रखे, वो मुझे थोड़ा सा बताइए। एक तो मैंने नवरस पे काम किया। नवरस बोलते हैं ना, 9 इमोशंस, 9 भाव, 9 रंग, 9 चंडी। तो ये 9 थी बेसिकली, और एक था सूरज और एक चंद्र जी, मतलब पूरे 11 हो गए। तो 9 को मैंने अलग अलग कलर दिए, 9। तो ये 9 जो आती है उनका अलग पर्सनालिटी है, वे ऑफ स्पीकिंग है, थिंकिंग है, एटीट्यूड है, वो मैंने करवाया और उसी हिसाब से उनका कैरेक्टर डेवलप करवाया। लेकिन और दूसरे एक थे जो होस्ट है किटी की, और लास्ट में आते हैं पुलिस, जिनको मैं सन बोलती हूँ, SUN सन, और वो जो होस्ट है वो मून मेरे, और ये प्लैनेट पूरा बनाया। तो ये हमारी जननी है। तो अगर जननी में थोड़ा भी चेंज आएगा, थोड़ा कम्युनिकेशन हम करें इसके बारे में, तो जननी अगर ये अवेयर हो जाए मोबाइल के मिसयूज या ओवर यूज या ओवर एक्सपोजर, तो उनके चिल्ड्रन, अभी तो इनके सबके ग्रैंड चिल्ड्रन है, तो
उन पे वो कंट्रोल कर सकेगी। मेरा बेसिक वो है। एक तो थिएटर तो करना ही था, लेकिन थिएटर के लिए मुझे कोई इश्यू चाहिए ना अच्छा सा, तो सामाजिक संदेश दिया है आपने बहुत बड़ा। और ये एज एकदम राइट ग्रुप है, क्योंकि ये लोग अभी ऐसे बोलते हैं कि फ्री हो गए हैं अपनी जो नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो एक ऐसे पड़ाव पे क्योंकि हाँ बच्चे तो बड़े हो गए, उनसे वो कुछ नहीं करा पाएगी, लेकिन ग्रैंड चिल्ड्रन, राइट, आवर फ्यूचर, तो उन पे अगर वो फोकस करना जरूरी है। यस, मोबाइल में टाइम वेस्ट करने से अच्छा कि हम इस हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस पे समाज को कुछ अच्छा देने में कहीं ना कहीं आगे बढ़ी है। तो वही मैंने दिखा है कि जिसके घर कीटी है वो भी मोबाइल पे खाना मंगवाती है, खाना पे पैसा देती है, किसी के साथ वो मतलब जिसके ऑर्डर किया उसके साथ भी बातें करने लगती है। यू डोंट नो हिम एंड वी टॉक टू हिम, आई विल पे यू दिस वे, आप कितने बजे खाने हो ना, बहुत ज्यादा हम फ्रेंडली हो जाते हैं, यू डोंट नो हु इज दैट गाय। और फिर एक एक करके मेरे कैरेक्टर आते हैं, एक है क्रोध करती आती है, तो दूसरी एकदम शांत है, एक श्रृंगार रस है, एक बिभत्स है, एक भयानक है, एक स्ट्रीक है, तो ऐसे ऐसे सबके एक स्टोरी है। तो जब आती है किटी में तो उसको अपनी वो स्टोरी लेके आती है। उसको वो पड़ी नहीं है कि किसी के घर हम जा रहे हैं तो हमें उससे बात करनी चाहिए, अपनी बात करनी चाहिए, कुछ नया समझना चाहिए। हर एक को अपना मोबाइल वो एकदम कंट्रोल केंद्रित हो गया है अपनी लाइफ मोबाइल पे। तो बच्चे के साथ भी उसके साथ बातें करनी, हस्बैंड के साथ भी उस पे वही टाइम पे कुछ ड्रिल करना है, कुछ फैशन की बातें करनी है, मतलब ज्यादातर न्यूसेंस बढ़ रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि मर्द लोग नहीं करते, वो तो बहुत ही कुछ अलग ही लेवल पे कर रहे हैं, वो उसमें पढ़ना नहीं है बच्चों का भी। लेकिन मुझे है मेरी जननी, माय फ्रेंड्स, यू नो, तो अगर उनमें थोड़ी समझ में आ जाए और मोबाइल का यूज, मिसयूज, ओवर यूज, यू नो, इस पे थोड़ा मदर्स अगर कंट्रोल ला सकती है तो बहुत बढ़िया होगा। यही मेरा था, और मैंने कॉमेडी माध्यम रखा, कॉमेडी और नवरस, ये मेरा था कि एक ऐसा नहीं है कि सब औरतें एक जैसी नहीं है जी, सबके अपनी अपनी परेशानी है, लेकिन अभी सब उनकी परेशानियां मोबाइल से हो, उनकी खुशी, उनका दुख, सब कुछ उनका फ्रेंड मोबाइल हो गया है। तो और ये इतना डेंजरस है कि अगर आप बात करते हो, रिकॉर्ड करके किसी को भेजोगे, 2 रिलेशन बिगड़ जाते हैं। राइट, बिल्कुल। बहुत सारा झूठ, उसमें से मैंने कैरेक्टर बताया एक फैशन डिजाइनर का, कि वो बोलती है कि वो दुकान पे है, झूठ बोलती है, लेकिन वो है किटी में, और बुद्धू बनाती है अपने कस्टमर को। तो ये इतना बढ़ गया है हर एक लेवल पे। जी जी जी, ये हर कोई करता है, मतलब बहुत कॉमन हो गया है कि मोबाइल से हम बहुत ज़्यादा यूज्ड हो गए। ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास फिटनेस के लिए वक्त नहीं है, हमारे पास बच्चों के लिए वक्त नहीं है, लेकिन मोबाइल में 2 घंटे रील देखने का वक्त ज़रूर कहीं ना कहीं से निकल आता है। तो ये कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया है, और आवाज़ कहीं ना कहीं साइलेंटली एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि अगर आप ही मोबाइल लेकर बैठे रहेंगे तो घर वालों का क्या होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं उनका क्या होगा। मनीषा जी, आपके पास वापस लौटूंगी, कैसा रहा ये अनुभव एक्टिंग करने का? और खास तो एक संदेश आपने समाज तक पहुंचाया है कि मोबाइल तो इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरत है, लेकिन अब तो हम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हमें फेसबुक देखना है, हमें इंस्टाग्राम देखना है, हमें ट्विटर चेक करना है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एंडलेस है, पार्ट ऑफ लाइफ। यस यस यस। तो मनीषा जी, कैसा रहा ये पूरा एक्सपीरियंस, थिएटर का अनुभव, नाटक करने का, कि आपने एक्टिंग भी की? एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा, और सबके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। सब मेरी सहेलियां नवरस जैसी ही थी। हाँ। ऐसा लग रहा था कि एक्टिंग कर रहे, क्योंकि ऐसा तो हम रोज ही करते हैं। हाँ। है ना, ये किटी में जाना, मोबाइल देखना, ये तो मतलब एक्टिंग करना नहीं था। ये सब अलग अलग थे, लेकिन सब हम एक साथ थे मोबाइल की टीम में। जी। कौन सा सीन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, कि बहुत मजा आया उसमें? मुझे तो मेरा ही अच्छा लगेगा। डेफिनेटली यस। आपका क्या रोल था उसमें? चलिए, लीडर आपको कहा जा रहा है। मेरा नेता का रोल था, और मैं बहुत धीरे से बोलती हूँ। अच्छा। इतना अभी मैं बात कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं बात करती किसी के साथ, इतना ज्यादा नहीं बात करती। हाँ, तो फिर मुझे नेता का रोल दिया, तो मैंने तो अपनी भाषा में हाँ भाई ये वो ऐसा बोला, बिना बिन के नहीं चलेगा ये, हाँ जोर से बोलो। फिर मैंने प्रैक्टिस की, मैं ऊंचा बोलती थी तो मुझे खांसी हो जाती थी। हाँ, क्योंकि आपको फिर मेरी श्वास रुक जाती थी। जी जी जी। फिर मैंने प्रैक्टिस की, कई दिनों तक प्रैक्टिस की, फिर मैं ऊंचा बोल सकी, और मैंने अपना रोल
बहुत अच्छी तरह से किया। क्या रोल था आपका, क्या करना था आपको उसमें? हाँ, मेरा एक नेता का रोल था, जो सौराष्ट्र के एक नेता होते हैं उस टाइप का रोल था। मैं इसको विजुलाइज करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो नाटक कैसा होगा। हाँ। मैं 2 मोबाइल लेके आती हूँ। हाँ, वो बड़ी नेता हूँ। हाँ भाई, क्या हुआ अपनी टिकट का? टिकट तो देनी ही पड़ेगी इस बार इलेक्शन में। क्या बोले? गुजराती बहन, हांडवा, ढोकला, खमन, क्या समझते हो आप गुजराती बहन को? ये अपने गांधी जी है ना, उसकी माताजी गुजराती। ये अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसकी माताजी गुजराती। और ये देश कौन चला रहा है? कौन? गुजराती। गुजराती माँ इतने बड़े नेता पैदा कर सकती है, तो क्या वो कुछ नहीं कर सकती? फिर से मत बोलना हांडवा, ढोकला, खमन आवी बन से, क्या समझे? क्या खूब है, वेरी नाइस। और आपका जो पिच था, क्योंकि आप कैरेक्टर में आते ही कितना हाई हो जाता है। मेरा ऐसा ही है, मैं स्टेज पर आती हूँ ना, मैं अलग होती हूँ। आप अलग होते हैं। हाँ। वाह, क्या बात है। ये है महिलाओं का पावर, और खासकर गुजराती महिलाएं। गुजरातियों का तो खैर देश दुनिया में डंका है ही, और महिलाएं, गुजराती महिलाएं इकट्ठी होकर अगर शिमला भी चली जाएं तो नाटक में इनाम लेना तो पक्का है। और बहुत इंटरेस्टिंग बातें हो रही है, आपको भी मज़ा आ रहा होगा। बीना जी, इन महिलाओं को चलिए, एक बार आपने ये ट्रॉफी हासिल भी कर ली, अब आगे कुछ सोचा है? क्योंकि एक बार नाटक कर लेना अलग बात है, हो जाता है, खुशी खुशी उत्साह में भी हो जाता है, लेकिन आगे इनके लिए कुछ सोचा है, या इन्होंने आगे कुछ सोचा है कि हम कुछ कर सकते हैं? और इनका तो यही है कि बीना बेन अभी क्या कराएगी। हाँ। और बहुत भरोसा है मेरे पे, तो करेंगे कुछ तो। लेकिन ये 1 2 3 बार मैंने गुजराती में कर लिया, ये हिंदी में मैंने किया था, पहले भी किया, लेकिन छोटा छोटा किया था। कहीं कहीं जैसे ऑडियंस होता है वैसे मैं लिखती हूँ। तो अभी 2-3 चीजें आ रही है, वो ऑडियंस से मुताबिक आई विल चेंज माय स्क्रिप्ट, बट इश्यू तो मेरा अभी ये मोबाइल ही रहेगा, और ये मेरी महिला ही करेंगी, और वो भी बिगिनर्स, नॉट इवन एमेच्योर्स। मैं बहुत बिलीव करती हूँ गुजराती में કે કોરી સ્લેટમાં લખવાની કઈ મજા જ કંઈક ઓર છે, અને મને એ વધારે ગમે છે કે તમે હા ભણવું જોઈએ, થિયેટર વિશે ભણવું જોઈએ, વાંચવું જોઈએ, કરવું જોઈએ, પણ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કરવું જોઈએ થિયેટર. અને આ લોકો થિયેટર કરે છે, કંઈ ને હું કહું છું એટલું પણ કરે છે ને, મને બહુ ગમે છે, કારણ કે એમાં બહુ પવિત્રતા છે, બહુ બેઝિક છે. એક કોઈ એમાં एक्ट्रेस के हीरोइन बनवाना कोई सपना नहीं लोगों, मजा आवे छे, मारी बात बेस्ट देने की बात है. यस, और वो मैं कर रही हूँ. रिप्लेसमेंट भी आए, बहुत सी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन ओके आई एम फाइन. मुझे मजा आता है, बहुत फोन आते हैं. पहले से भी मैं करती हूँ ऐसा, लेकिन इस बार ये एज ग्रुप के साथ किया. तो वर्कशॉप भी किया है, भवाई भी बहुत की है, डॉक्टरेट जो जिन्होंने डॉक्टरेट किया है थिएटर उनके साथ बहुत काम किया है, बहुत लोगों के साथ काम किया है, डीन, एचओडी, लेकिन सबके साथ अलग अलग मेरा होता जो लेवल है उनके हिसाब से काम है. और ये जो एकदम फ्रेश, क्योंकि कोई भी हीरोइन जब आती है, जब वो पहली पिक्चर जो होती है, उसकी बहुत सारी पिक्चर आ जाती है, वो पहली पिक्चर को बीट नहीं कर पाती है, क्योंकि वो जो फ्रेशनेस होता है ना, वो बहुत मायने रखता है. मनीषा जी, एक आखिरी सवाल पूछूंगी. अभी नहीं, आपने एक बार किया, अब इसे और आगे कायम कहाँ देखना चाहते हैं अपने आप को? मैं तो हीरोइन देखना चाहती हूँ अपने आप. क्या बात है, क्या खूब, क्या जज्बा है. क्या संदेश देंगे उन महिलाओं को जो अपने सपनों को नहीं जीना चाहती है? उनके मन में बहुत कुछ है, वो कर सकती हैं, बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं घर और परिवार में गुम होकर रह जाती हैं. उन महिलाओं के लिए क्या संदेश रहेगा? सबको बाहर निकलना चाहिए और कुछ करना चाहिए. छोटा बड़ा कुछ भी करो, अपने आप करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, जैसे मुझे लग रहा है अभी. मनीषा जी, आप बहुत खूबसूरत है, मैं आपसे कहूँ. और अगर कोई गुजराती फिल्म वालों की नजर पड़ी तो जरूर आपको कोई कैरेक्टर रोल जरूर मिलना है. जरूर मिलना है. वेट कम कर लूंगी. अरे वाह, लड़कियां जब इकट्ठी होती है, वेट कम करने वाली बात तो जरूर होती है. कपड़े और वजन, ये दो बड़े इश्यू होते हैं. खैर, महिलाएं जब इकट्ठी होती है ऐसी बात होती है. मैंने बहुत बार नोट किया है, भले ही बड़े से बड़े क्षेत्र से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, लेकिन अरे वाह कितना अच्छा ड्रेस पहना है, आके फौरन यही बात होती है, तू तो पातड़ी थई गई, और तू तो जाड़ी थई गई. तो यही बातें होती है महिलाओं की, लेकिन बहुत
अभिन्न एक बड़ा अंग है समाज का। महिलाएं हैं तो सब कुछ है, महिलाओं के आसपास पूरा घर चलता है, पूरा समाज चलता है, यहाँ तक कि देश चलता है, क्योंकि एक अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए मोबाइल जैसा एक मुद्दा उठाया गया है। वैसे मोबाइल किटी नामक हल्का फुल्का नाटक, लेकिन जो उसके पीछे का संदेश है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा जो वक्त है जो बर्बाद हो रहा है उससे कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव वे पर हमें यूज़ करना होगा। ये एक छोटा सा संदेश है, लेकिन बदलाव समाज में बड़ा ला सकता है। मैम, आखिरी नोट पे अगर कुछ कहना चाहें। वही कि हमें कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। औरतों को 50 के बाद दे शुड फाइंड आउट सम वे टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, डू समथिंग। अभी टाइम आ गया है आपका, अभी छोड़ो ये सब, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन करो तो मजा आएगा लाइफ में। जितने भी सपने बाकी है अपने बकेट लिस्ट बनाओ, टूट पड़ो, जम पड़ो, हाँ सपने पूरे करो, बस वही है। और घर का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, वो तो है ही, बाहर का काम भी करो, लेकिन ये वेट कम हो गया, तुमने क्या पहना है उससे बाहर निकलो। After 50, how you look is not important. Yes, what you do. Yes. तो फेसबुक पे या कहीं भी रील ऐसी रखो जहाँ आपका काम दिखाई दे। नहीं, आपने फैशन क्या किया, आपने साड़ी कौन सी पी है, मेकअप कौन सा किया है, नेल पॉलिश कौन सी की है। यू शुड फोकस मोर on what you are doing, what constructive, creative, productive, बस वही है। Yes. अब तो ग्लैमर इंडस्ट्री में भी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि आप जैसे हो अपने आप को स्वीकार करो और अपना बेस्ट दो। अगर आप थोड़े से मोटे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके लायक रोल भी आपको इंडस्ट्री में मिलते ही है। हर जगह अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो भी कर रहे हैं उसमें आपको बहुत खूबसूरत होना जरूरी नहीं है, आपका जज्बा जरूरी है। सपने देखो और सपने पूरे करो, ये संदेश इन दोनों महिलाओं ने दिया। बहुत खूबसूरत आज की चर्चा रही, मुझे बहुत मजा आता है। आपको पता है जब भी मैं ऐसी महिलाओं के साथ बैठती हूँ जो प्रेरणादायी हो, तो ये हमेशा हम यहाँ बैठकर मोटिवेट करते रहते हैं, लेकिन जब समाज से महिलाएं ऐसी आती हैं जो समाज को मोटिवेट करती हैं, समाज को कहीं ना कहीं लीड करती हैं, तो ये महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं काफ़ी गर्व लेने जैसी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं तो हमेशा कहती हूँ इसलिए वीएनएम के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि यहाँ ऐसी ही खूबसूरत बातें हम करते हैं, ऐसे खूबसूरत लोगों से आपको मिलवाते हैं जिन्हें घर बैठे आप कभी नहीं मिल पाएंगे। यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आपको पता है वीएनएम 25 साल पूरे कर रहा है 5 जुलाई को, और मैं लगातार कह रही हूँ आपकी जो भी यादें हैं वीएनएम के साथ वो हमारे साथ किसी भी तरीके से पहुंचाइए। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहां लिखिए, कमेंट्स आप कर सकते हैं। 25 सालों का ये सफर हमने आपके साथ तय किया है, इसलिए जरूरी है कि आप भी हमारे साथ इसमें जरूर जुड़े। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर जरूर कीजिए। ऐसी महिलाएं जिन्हें समाज के बीच से ही हम लेकर आते हैं अब तक, उन्हें समाज तक पहुंचाना जरूरी है। डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम को आप 24 घंटे लगातार देखते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार। पहले मोबाइल नहीं था तो हम एक दूसरे के संपर्क पे नहीं रहते थे। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
हाथ ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। जब भी अक्सर पेरेंट्स मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तो आजकल जो सबसे ज़्यादा बातचीत, जो टॉपिक, जो हॉट डिस्कशन है, वो कई बार ऐसा सुना गया है कि बच्चे जो हैं वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। हमें एक ही चीज़ उन्हें बार बार बोलनी पड़ती है, एक ही काम के लिए उन्हें बार बार याद करवाना पड़ता है। क्या आपका बच्चा भी यही कर रहा है? तो अक्सर हम पेरेंट्स एक दूसरे को ये पूछने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि शायद सामने वाला जो पेरेंट है उसके पास आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, लेकिन सामने वाले पेरेंट की भी ऐसी ही कुछ इश्यूज होते हैं। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि हम एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन ऐसे मामलों में अगर आपको सही मायने में कोई सही एक्सपर्ट अगर आपको कुछ सजेशंस दे या कोई प्रैक्टिकल ऑन हैंड आपको टेक्निक्स बताएं, तो क्या वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा? तो चलिए जुड़ते हैं आज हमारे एक्सपर्ट के साथ और बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर कि अक्सर जो आज तकलीफ़ें बच्चे फेस कर रहे हैं उसका ये क्या कारण हो सकता है और किस तरह हम पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट करें और इसमें थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करें। तो जुड़ते हैं डॉक्टर प्रियंका बेहरानी से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर प्रियंका बेहरानी ये एसोसिएट प्रोफेसर हैं, नवरत्ना यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए हैं और ये प्रोग्राम चेयर हैं फॉर बीए ह्यूमैनिटीज़ एट नवरत्ना यूनिवर्सिटी। मैम, आपका आज हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आई एम श्योर कि आप भी अक्सर ऐसे मुद्दों से रूबरू होती होंगी क्योंकि आप खुद भी एक काउंसलर हैं और काफ़ी सारी काउंसलिंग करते हैं बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। कोविड के बाद अब हम देख रहे हैं कि ये केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि बच्चों में जो काम करने की एक जो जज्बा हुआ करता था अर्लियर, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ करती थी कि भाई मुझे काम दिया गया है, सौंपा दिया है, मुझे ये काम सौंपा गया है तो मुझे कंप्लीट करना है। पर अब थोड़ा सा देखते हैं कि बच्चे इसे करने में थोड़ा सा आनाकानी करते हैं या चीज़ों को डिले करते हैं। तो क्या सोच है आपकी इस बारे में? आपका सवाल बिल्कुल सही है और आपका कंसर्न भी बिल्कुल सही है, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स, बिकॉज मैं जब टेस्टिंग के लिए बिहेवियरल डिफ़िकल्टीज़ के लिए पेरेंट्स मुझे अप्रोच करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका यही रहता है कि बच्चे मुझे सुनते नहीं हैं। बच्चों को एक ही चीज़ 10 बार बोलना पड़ता है तब वो सुनते हैं। पर मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम शुरू से थी एंड अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज सडनली डिस्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास मोबाइल आ गया है। राइट। एंड बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि कोविड की वजह से हमको बच्चों को मोबाइल देना पड़ा है। सो मोबाइल बहुत सारा अटेंशन बच्चों का ले लेता है एंड दैट इज़ वाई जब आप बच्चों को बोलते हैं कुछ करने के लिए तो बच्चे जनरली एक बार में नहीं सुनते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऐसा बोलना चाहूँगी कि बहुत बड़ा कहीं ना कहीं पे एज पेरेंट्स भी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि हम शुरू से लेकर के एक एक चीज़ बच्चों को 10-10 बार बोलते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को भी आदत हो जाती है कि जब तक 10 बार नहीं बोलेंगे तब तक हमको सुनना नहीं है। सो अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरा डिफ़िकल्टी ये भी हो गया है, जैसा मैंने बोला कि मोबाइल फ़ोन का डिस्ट्रैक्शन की वजह से दे आर इनटू समथिंग एंड दे डोंट वांट टू लीव इट। सो दैट इज़ वेयर इट इज़ लीडिंग टू लॉट ऑफ मेजर प्रॉब्लम्स दैट बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स का मानते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। राइट, राइट। एंड आई एग्री विद दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट इज़ कमिंग अप। करेक्ट। बहुत सही मैम ने बताया कि अब बच्चों के पास एक डिस्ट्रैक्शन हो गया है और जो है डेफिनेटली जो मोबाइल्स हैं या टैब्स हैं, बच्चे डिजिटली बहुत ज़्यादा एंगेज हो गए हैं और जिसके वजह से कुछ चीज़ों को आई थिंक लापरवाही दिखा रहे हैं कुछ जगहों पर। जस्ट टू ऐड ऑन, लापरवाही के साथ साथ दूसरा चीज़ जो हो गया है, देयर इज़ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड। राइट। जब मोबाइल हाथ में नहीं था बच्चों के पास, चिल्ड्रन वर नॉट हैविंग एंगेजमेंट टू द इंटरनेट, तब उनके पास रीडिंग के लिए अपने बुक्स होते थे, इंसाइक्लोपीडिया होते थे, या ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन मैगजीन्स होते थे। सो द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन बच्चों के पास होता था वो बहुत अलग लेवल का होता था। करेक्ट। वेयर एज अब जो बच्चों का एज अप्रोप्रिएट
नॉलेज नहीं है वो भी बच्चों के पास हो गया है 2 तरीके से। एक तो वो खुद एंगेज होते हैं बहुत सारे कंटेंट पे, यूट्यूब पे या दूसरे कंटेंट पे, बट एट द सेम टाइम जब पेरेंट्स OTT देख रहे हैं तभी भी उनके पास बहुत सारा एक्सपोजर है। राइट। सो सडनली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 10 साल की हूँ, माई द चाइल्ड इज 10 years old, बट एट द सेम टाइम चाइल्ड इज एक्सपोज टू लॉट ऑफ अदर इन्फॉर्मेशन जो एज अप्रोप्रिएट नहीं है। करेक्ट। एंड वेयर एज जब पहले टीवी होता था, सो टीवी में देयर द कंटेंट वाज वेरी वेरी क्लियर बिकॉज इट यूज टू पास थ्रू अ पर्टिकुलर चैनल कि वो टीवी पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी उसकी कोई वो नहीं है, देयर इज नो कंट्रोल, नो कंट्रोल OTT पे। बिल्कुल सही बात है। और आई थिंक जहाँ हमने बच्चों को फ़ोन्स दे दिए हैं तो वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेरेंट्स हमेशा तो उनके सर पे बैठेंगे नहीं, कहीं ना कहीं किसी काम में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उस समय भी शायद हमें ये ट्रैक रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बच्चे क्या कंटेंट व्यू कर रहे हैं और एज अप्रोप्रिएट है कि नहीं, वो जानना बहुत ज़रूरी है। और एंड एट द सेम टाइम व्हेन यू आर सेइंग कि बच्चों के पास फ़ोन अवेलेबल है, बट एज पेरेंट्स स्कूल में तो अलाउड ही नहीं है फ़ोन्स, घर पे ही पेरेंट्स इतना कर सकते हैं दैट इट हैज़ टू बी टाइम्ड आउट कि इतने ही समय के लिए तुम्हारे पास फ़ोन रहेगा। कई बार पेरेंट्स मेरे पास ये डिफ़िकल्टी लेके आते हैं कि बच्चे के होमवर्क, नोट्स, असाइनमेंट्स ये सब मोबाइल में आते हैं, ऑनलाइन आते हैं, तो हमको देना ही पड़ता है। बट आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन दैट कितनी देर के लिए हमको असाइनमेंट चेक करना है फ़ोन पे? नॉट मोर देन हाफ एन आवर। लेकिन चाइल्ड के पास जितनी देर की अवेलेबिलिटी है मोबाइल की वो ज़रूरत से ज़्यादा है। कई बार पेरेंट्स ये भी डिफ़िकल्टी लेके आते हैं कि अगर हम बच्चों को ज़्यादा समय के लिए अगर हम मोबाइल नहीं देते तो बच्चे टैंट्रम्स थ्रो करते हैं। राइट। बट उसके लिए तो बट दैट इज़ मतलब ये डिफ़िकल्टी तो हर चीज़ के लिए ना, हर उस चीज़ के लिए जिसे बच्चे की ज़रूरत है और हम नहीं दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कपड़े, फॉर एग्जाम्पल खिलौने, फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग, पर तब हम वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। लेकिन मोबाइल पे हम ये बोल के थोड़ा सा छोड़ देते हैं कि बच्चे सुन नहीं रहे, हम क्या करें। आई फील दैट ये हमारा बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को असर्टिव होकर के हमको कोई चीज़ें बहुत क्लियर करनी है कि हम नहीं देंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 साल का बच्चा आकर के मुझे अगर 5,000 रुपये मांगता है तो हम उसको असर्टिव होकर बोलते हैं ना, नहीं देंगे हम। क्या करोगे तुम इसका? गिव मी जस्टिफिकेशन व्हाई यू वांट। सिमिलरली हर उस चीज़ के लिए, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, उसके लिए एज पेरेंट्स ये असर्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है कि हम कैसे असर्टिवली बच्चे को बोलें। राइट। बहुत सही आई थिंक एम्फोसाइज किया मैम ने कि एज अ पेरेंट जब हम इतनी सारी चीज़ों पे बच्चों से जस्टिफिकेशन मांगते हैं तो फ़ोन्स या मोबाइल फ़ोन्स या टैब्स देने के समय हम क्यों नहीं मांगते हैं, और इसे रिस्ट्रिक्ट करना भी हमारी ही बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैम, जहाँ आपने बताया कि डिस्ट्रैक्शन का जो एक सोर्स है वो है फ़ोन्स, इसके अलावा कोई और भी रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से बच्चा काम ना करने के बहाने ढूंढ रहा है या काम को डीले करने की कोशिश कर रहा है? मैम, अब काम को हम 2-3 तरीके से देखते हैं। एक होता है एकेडमिक वर्क, एक होता है नॉन एकेडमिक वर्क। जी। सो पहले मैं नॉन एकेडमिक वर्क के बारे में बात करती हूँ, क्योंकि लास्ट अराउंड 10 days बैक मेरे पास एक पेरेंट आए थे अपने चाइल्ड की इसी प्रकार की प्रॉब्लम लेकर के। लेकिन उसमें सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी ये था कि बच्चे को हम जब बोलते हैं खाना खाने आओ, या अपने जूते अपनी जगह पे रखो, या अपना बैग रखो, या कोई भी काम, तो बच्चे को हमें 10 बार बोलना पड़ता है। और उसके बाद भी बच्चा शायद करे शायद ना करे। तो कहीं ना कहीं पे बच्चे को जब हम बोलते हैं और बच्चा अगर नहीं करता है तो हम खुद ही कर देते हैं। सही बात। या उसके पास सपोर्ट स्टाफ है जो कर देगा। अगर बच्चे ने बैग यहाँ पे रखा है तो कोई और ले लेगा। तो वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि वी हैव टू कीप दैट असर्टिवनेस वेरी क्लियर कि ये तुम्हारा काम है, आप ही को करना है। खाना खाने के लिए बुलाया है, बच्चा नहीं आया है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो बच्चे को बोल दो बच्चे अब आप खुद ही खाना उठा के खा लो, और उसके बाद बाकी का क्लियर करके फ्रिज में रख दो, या आपको खाना नहीं मिलेगा। बट एज इंडियन पेरेंट्स हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है ना ये बोलना कि नहीं, ये हम कैसे बच्चे के हवाले छोड़ दें। बट आई थिंक कि कहीं ना कहीं पे हमको ये वी हैव टू पुट आवर फुट डाउन कि अगर टाइम टेबल नहीं बनाया है बच्चे ने तो बच्चा बिना टाइम टेबल बनाए ही स्कूल जाएगा, चाहे उसको पनिशमेंट मिले। राइट,
सो दैट इज वेयर एज पेरेंट्स हम भी बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हो गए. वी वर बॉर्न 4-5 children, but nowadays we have only one child to put 100% attention on the child. करेक्ट, बहुत सही कि बच्चे ने क्या किया, बच्चे ने क्या नहीं किया, कितनी देर खाया, कितनी देर पिया, क्यों नहीं किया, चलो बच्चे ने नहीं किया हम कर देते हैं. सो वहाँ पे हमें छोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. ये होता है नॉन अकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज. जब हम आते हैं अकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी पे कि अगर बच्चे को होमवर्क मिला है, बच्चे को कोई काम मिला है, बच्चा नहीं कर रहा है, उसके लिए पहले तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि बच्चे की एबिलिटी इश्यूज तो नहीं है. Correct. क्योंकि कई बार बच्चे में अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं, बच्चे को समझ ही नहीं आता है एंड इसीलिए बच्चा बैठ नहीं पाता है काम करने के लिए. दूसरा, कई बार बच्चा हाइपर एक्टिव चाइल्ड है, बच्चे के कुछ इश्यूज हैं जो हम सिर्फ एज अ लेजीनेस या लापरवाही बोल करके उसको इग्नोर करते हैं. बच्चे को डांटते हैं, मारते हैं या सभी के सामने इंसल्ट करते हैं. रिसेंटली आई हैड अ केस विच वॉज अराउंड 25-year-old फीमेल. She said that she has been insulted number of times since childhood. ये तो कुछ नहीं करती है, ये तो कुछ नहीं करता है. So I think कि ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ये देखना है हमको कि एक्चुअली बच्चे को प्रॉब्लम है या लापरवाही है. Correct. वो डिस्क्रिमिनेट करने के लिए हमको चेक करना बहुत ज़रूरी है. राइट. बिकॉज ज़्यादातर ये बच्चे जिनको IQ डेफिसिट्स, आई एम नॉट सेइंग IQ डेफिसिट्स इन टर्म्स ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, बिकॉज वो तो क्लियर हो जाता है बचपन में, लेकिन कई बार बच्चे को बॉर्डरलाइन IQ है, कई बार माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन है, तो कई बार 5th-6th तक हम डायग्नोज ही नहीं कर पाते एज पेरेंट्स या एज अ स्कूल. सो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये चेक करें कि उस प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लर्निंग डिफिकल्टी तो नहीं है, हाइपर एक्टिविटी तो नहीं है, इमोशनल प्रॉब्लम्स तो नहीं है. क्योंकि कई बार इमोशनल ट्रॉमा से बच्चा जा रहा है. अगेन similar kind of cases I get where children have been bullied in the school and बच्चे को घर पे शायद वो नहीं बता पाया है. करेक्ट. उसके एज मेट्स बुली कर रहे हैं. तो these might be the 3 reasons also. राइट. कि वो सिर्फ सुनने की प्रॉब्लम है, लापरवाही है या एक्चुअली कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है. यानी इस चीज को हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है एट द राइट एज. क्योंकि कई बार बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद जब पेरेंट्स को लगता है अगर 8th में आ गया, अभी तक तो वो प्रमोशन के थ्रू चलता रहा, लेकिन सुनता ही नहीं है, बच्चा सुनता ही नहीं. क्यों नहीं सुनता है उस पे चेक करना भी जरूरी है. Correct. सिर्फ लापरवाही है या एकेडमिक इश्यूज हैं उसको. और बहुत राइटली आपने एक चीज़ ये बताई कि आइडेंटिफाई करने में अगर हमें एज अ पेरेंट दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली एक्सपर्ट्स की हेल्प लेनी चाहिए. Yes. क्योंकि पेरेंट्स अप्रोच करना थोड़ा हिचकिचाते हैं मैम जब बात आती है काउंसलर्स की या बात आती है टेस्टिंग की. क्या कहेंगे उस बारे में? सो द स्कूल्स जिनके पास साइकोलॉजिस्ट हैं वो तो अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, टीचर्स का ट्रेनिंग रहता है, इसलिए वो लोग आइडेंटिफाई करके पेरेंट्स को बता देते हैं कि भाई इस प्रकार की प्रॉब्लम है. उसमें भी कई पेरेंट्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, कई पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं करते हैं. बट एट द सेम टाइम जिस जगह पे पेरेंट्स स्कूल्स में साइकोलॉजिस्ट नहीं है या काउंसलर्स नहीं है, वहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा ये अंदाज़ा, थोड़ा सा सेंसिटिविटी होना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रकार की प्रॉब्लम मुझे तो नहीं थी, या मेरे बड़े बच्चे को तो नहीं थी, या मेरे छोटे बच्चे को तो नहीं है, या आसपास के बच्चों को नहीं है, तो ये बच्चा कुछ अलग तो है. तो देयर इज़, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल कि अगर सर्दी खांसी 2 दिन तक नहीं जाती है तो हम बच्चे को डेफिनेटली एक डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और बताते हैं कि 2 दिन से उसको सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रहा है. करेक्ट. राइट. बट ये केस हम शायद क्लास 8th तक या क्लास 6 तक खींचते हैं. उसके बाद हमें जाकर के लगता है नहीं अब तो कुछ ज़्यादा सीरियस हो गया है, लेट मी कंसल्ट समवन. वही है कि हम कई बार लोग चीज़ों को डिले करते हैं और डिले इतना ज़्यादा हो जाता है कि आखिरी मोमेंट पे जब के स्कोप नहीं रहते हैं. और जैसे आपने एग्जांपल दिया 25 साल की लड़की के बारे में, तो वो इतनी बड़ी हो गई है कि आई एम श्योर उसको खुद को बहुत ही अजीब फील होता होगा जब इतने सारे पब्लिक में उसे इंसल्ट किया जाता है. नॉट नाउ बट दिस वाज द चाइल्डहुड ट्रॉमा दैट शी हैज गॉन थ्रू. करेक्ट. इसीलिए उसको वो कभी एकेडमिक्स में ध्यान ही नहीं रहा. स्कूल में इतना बुलिंग होता था, घर पे पेरेंट्स बोलेंगे बच्चा पढ़ता नहीं है तो ऐसा है, मेरे देवरानी की बच्ची तो इतना अच्छा करती है, ये नहीं करती है. सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर.
वी कैन कंट्रोल दैट, Correct. बट एज पेरेंट्स हम इतने सेंसिटिव हो सकते हैं कि मेरा बच्चा कुछ अलग है क्या. आई एम रियली थैंकफुल टू आमिर खान जिन्होंने ये मूवी बनाया तारे ज़मीं पे, क्योंकि जब से वो बना है तब से लेकर के एटलीस्ट उस टाइम पे मुझे याद है, उस टाइम पे वो 5-7 साल बहुत बढ़िया रहा. पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स बहुत अवेयर हुए कि हाँ शायद मेरे बच्चे को प्रॉब्लम. करेक्ट करेक्ट. प्रॉब्लम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट हु एम आई टू जज, लेट द एक्सपर्ट जज. वेरी ट्रू. और बहुत सही बताया कि एक्सपर्ट्स की आप हेल्प लेने में बिल्कुल भी हिचकिचाए ना ले, क्योंकि सही समय पे जैसे मैम ने बताया कि आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और इसलिए हम अर्ली इंटरवेंशन की भी बातें करते हैं कि अगर सही समय पर ये चीज़ पकड़ी जाती हैं तो बच्चे के बाद के जो साल हैं, जो ग्रोथ पीरियड है, उसमें कम असर पड़ने की डेफिनेटली वहाँ पे गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि आप एक तो समझ चुके हैं कि बच्चे की कैपेबिलिटीज़ कितनी हैं और आप उसके साथ काम कर रहे हैं और एक्सपर्ट भी काम कर रहा है. तो बहुत ही बेनिफिट हो जाता है जब अर्ली एज में बच्चे की ये सारी अगर दिक्कतें आ रही हैं और पता चल जाता है. मैम ये जितनी भी बातें आपने बताई, एग्जाम्पल्स कोट्स किए, इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि अब अगर पेरेंट को पता है कि मेरे बच्चे में प्रॉब्लम है, नॉट एबिलिटी वाइज पर वैसे जैसे कि अगर लापरवाही है या चीज़ों को लेजीनेस है, Correct. तो अगर ऐसा हो रहा है तो क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पेरेंट के सपोर्ट से बच्चे का जो ये बिहेवियर है थोड़ा हम बदल सकते हैं या उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि चलो हम मिलकर करते हैं, यानी किस तरह की टिप्स यूज हो सकती है? यहाँ पे मैं 3 तरीके की कैटेगराइजेशन जानती हूँ, मतलब मैं बोलना चाहूँगी. पहला कैटेगराइजेशन है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम जनरली कहते हैं वो है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. जी. बच्चा वही करता है जो देखता है. अगर मैं फ़ोन में हूँ तो मैं बच्चे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ कि नहीं करो, या अगर मुझे बच्चे से कुछ करवाना है तो मुझे वो एग्जाम्पल सेट करना है. तो आई रिमेंबर एज अ चाइल्ड माई मदर वुड गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग विद मी. वो बैठ के कढ़ाई करती थी और मैं पढ़ती थी. That was the kind of example my mother set for me. and तो कभी मैं कभी बोल ही नहीं पाई कि नहीं मम्मी सुबह तुमको कैसे पता चलेगा, तुम थोड़ी उठती हो सुबह. So that is we are setting an example for the child. तो अगर मुझे चाहिए कि बच्चा लापरवाही ना करे, बच्चा पढ़ाई करे, तो क्या हम बच्चे के साथ उस तरीके से एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? नंबर 1. नंबर 2 इज आइडेंटिफाइंग कि बच्चा जो है वो एज अ पेरेंट मैं सबसे ज़्यादा समय के लिए बच्चे के साथ हूँ. तो मुझे ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या चीज़ें बच्चे को परेशान कर रही हैं. अगर बच्चा लापरवाही कर रहा है, बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसके क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या उसके खेलने, लाइक आई नो सम चिल्ड्रन जिनका खेलने का टाइम होता है 5 to 7 या 6 to 7. अब उसमें क्या होता है कि बच्चे को हम बोलते हैं ट्यूशन जाओ, उसके बाद हम बोलते हैं बच्चा तुम पढ़ने बैठो, तो बच्चे के पास खेलने का समय चला गया है. तो क्या ऐसी कोई चीज़ है जो बच्चे को हमें देनी चाहिए और बच्चे को हम नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो शायद लापरवाही ज़्यादा कर रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है? हो सकता है बच्चे को अगर वो आधा घंटा हम ब्रेक दे दें, उसके बाद बच्चा बैठ के पढ़े. Correct. या बच्चा काम करे, जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बच्चे से. तो वो आइडेंटिफिकेशन करना एज अ सेंसिटिव पेरेंट टू आइडेंटिफाई कि क्यों नहीं कर रहा है. अगर लापरवाही है तो क्यों नहीं है, लापरवाही है तो क्यों है, दैट इज व्हाट आई मीन. तो दैट इज वेयर वन इज दैट थिंग. Third thing is that we have to identify the right kind of reinforcers. अभी हर एक बच्चे को डांट से नहीं सुधार सकते, हर एक बच्चे को चॉकलेट देके नहीं सुधार सकते. सो आइडेंटिफाइंग कि मेरे बच्चे के साथ क्या काम करता है. सो फॉर एग्जाम्पल इफ द चाइल्ड वांट्स कि मुझे आधा घंटा का टीवी देखना है, आधे घंटे की टीवी देखनी है, या मुझे मोबाइल खेलना है, कैन आई यूज दैट एज अ रीएनफोर्सर कि ठीक है यू विल गेट दिस हाफ एन आवर ऑफ मोबाइल फोन इफ यू फिनिश दिस टास्क एंड यू टेक इट. सिमिलरली अगर मुझे पनिशमेंट आइडेंटिफाई करनी है तो किस प्रकार का पनिशमेंट देना है. अगर आप बच्चे को बोलोगे कि तुमने ये किया एंड तुमने होमवर्क खत्म नहीं किया तो तुम नहीं कर सकते ये. सो व्हाट द चाइल्ड लव्स. अगर मुझे मेरे फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में मैं इनवाइटेड हूँ, मुझे जाना है, तो कैन आई नॉट यूज दैट एज अ रीएनफोर्सर कि अभी मंडे को आपको पार्टी में जाना है, अकम्प्लिश द टास्क एंड यू गो. करेक्ट.
राइट. सो आइडेंटिफाइंग द राइट काइंड ऑफ रीएनफोर्समेंट्स. हम पेरेंट्स कई बार वो राइट काइंड ऑफ रीएनफोर्समेंट काम नहीं कर पाते, बिकॉज जो एक बच्चे के साथ काम करता है दूसरे बच्चे के साथ काम नहीं करता. मुझे शायद चॉकलेट रीएनफोर्स करेगा, दूसरे बच्चे को शायद मोबाइल फोन, तीसरे बच्चे को शायद मम्मी साथ में बैठ करके बैठे मेरे साथ या पापा बैठे तो मैं करूँगा. करेक्ट. Very true. That is very important. So these are the three things that we should be very clear on if we want to change any behavior of the child. Right. बड़े बड़े problems बच्चों के बदल जाते हैं. And last but not the least, the most important is how much communication channels are open between parents and child. Very true. As parent, am I spending sufficient time other than just instructing? खाना खा लो, कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, होमवर्क कर लो, के अलावा क्या हम जनरल बातें मी टाइम बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं क्या? विच आई से दैट ये जो टाइम हम बच्चे के साथ स्पेंड करते हैं, दैट इज अवर इन्वेस्टमेंट फॉर द लेटर ईयर्स ऑफ लाइफ. अगर बच्चा आज छोटा है, हम मेरे साथ ओपन है, तो आगे जाके कभी भी उसको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आएगी तो बच्चा मेरे को आके शेयर करेगा. एंड अगर मैंने बच्चे को, सपोज बच्चे ने मुझे शेयर किया कि मैंने आज स्कूल में एक बच्चे को मारा एंड मुझे पनिशमेंट मिली, तो एज अ पेरेंट क्या मैं उसको सिर्फ जज कर रही हूँ, ये गलत था, ये बच्चा अगली बार कभी आके बताएगा नहीं मुझे. आई हैव टू बी ओपन. I have to keep the channels of communication open and create that environment where the child is open about discussing with me. Very true. बहुत सही बात है. बहुत ही अमेजिंग मैम ने सारे पॉइंट्स बताए और टू द पॉइंट जो भी मैम ने बताया, और बहुत प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें हैं जो हम रूटीन में डेफिनेटली अपने बच्चों के साथ कर सकते हैं, और जहां हम हर बार बोलते हैं कि बच्चों के साथ आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है. मतलब अगर आप पूरा दिन वर्किंग पेरेंट हैं और आपको पता है कि आपका सिर्फ रात का समय है जब आप बच्चों के साथ आधा घंटा या 1 घंटा बिता सकते हैं, लेकिन आधा 1 घंटा जो है वो कम्प्लीटली बच्चों को जज किए बिना उनको सुनना और उनकी स्पेस में उन्हें अलाउ करना कि वो जो एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें एज अ पेरेंट अगर हम करनी शुरू करते हैं. और डेफिनेटली सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैम ने बताई कि आप सबसे पहले रोल मॉडल्स हैं अपने बच्चों के लिए. दिन में आप अपने चीज़ों को, आप अपने काम को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, किस तरह करते हैं, वो बच्चा ऑब्जर्व करता है और डेफिनेटली वही करने की कोशिश करता है. प्रियंका मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हमने बात किया. आई एम श्योर जो वीडियो आज ये पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, डेफिनेटली उन्हें ये बहुत सारा रूटीन लाइफ में हेल्प करेगा. और आप एंड में अगर मैं कहूँ आपको कि एक ऑडियंस को मैसेज देना है, तो आप क्या मैसेज देंगे? मैं जनरली विच आई ऑलवेज से टू द पेरेंट दैट माई परफॉर्मेंस इज द, योर परफॉर्मेंस इज द इंडेक्स ऑफ माई परफॉर्मेंस. दैट अगर एज अ पेरेंट मैं इफेक्टिव हूँ तो माई चाइल्ड इज ऑलवेज गोइंग टू बी इफेक्टिव. वेरी ट्रू. बहुत बड़ी बात है. मैम ने बताया कि जैसे हम हैं एज अ पेरेंट, डेफिनेटली वही चीज़ें, बच्चा जो है वो कहते हैं ना कि हमारी परछाई है, तो जो भी चीज़ें हम हमारे बच्चे में देखना चाहते हैं वो हमें खुद भी करने की कोशिश करनी चाहिए. एंड आई एम श्योर आप सभी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रूटीन काम में, हमारे काम के स्ट्रेस में, घर के काम में हम इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को जो इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वो देना कहीं भूल जाते हैं. तो बस यही करना है कि उनके साथ थोड़ा समय ज़्यादा बिताना है, उन्हें सुने. और जो one message for the fathers. हाँ जी, प्लीज मैम. That most of the times fathers बहुत बड़ा responsibility लेते हैं ज़्यादातर इंडियन families में, जहाँ वो ये मानते हैं that their job is to earn. I understand that their job is to earn, but at the same time their job is also to take care of the children. So spending time with the child non-judgmentally, because I've heard lot of parents, fathers saying that कि इतनी सारी मेहनत, इतना सारा पैसा मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कमाता हूँ, तुम सिर्फ पढ़ नहीं सकते हो. This is what is a common statement which generally fathers give. So I'm not saying, I'm not generalizing, but this is what is the outcome. So if fathers can also spend some time, as I said, communication channel has to be opened by both of them, the mother and the father. Right.
एब्सोल्युटली, दोनों की ही इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप सभी को आई एम श्योर ये जो वीडियो है बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, शेयर करें। VNM TV और VNM TV किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, जो पेरेंट फ्रेंड्स हैं उनकी कम्युनिटी में आप ज़रूर शेयर करें, ताकि जो भी इस प्रॉब्लम से गुजर रहा है एज अ पेरेंट, वो ये वीडियो को देखकर उन्हें हेल्प मिल सके और अपने बच्चों के साथ और ज़्यादा अच्छा और पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हर हफ्ते हमारे साथ जुड़ते रहें और बने रहें सारी न्यूज़ और अपडेट से। थैंक यू।